कानपुर सपा भाजपा के लिए नाक का सवाल बनी हुई है ये सीट। मुस्लिम इलाकों में खामोशी की चादर से दोनों दलों में कांटे की टक्कर है। यूपी की यह सीट सपा भाजपा के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। सीएम योगी पिछले 7 दिन में इस विधानसभा क्षेत्र का दौरा 2 बार कर चुके हैं। करीब 25 वर्ष से काबिज सपा का वर्चस्व बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांटे के मुकाबले वाली सीटों में शुमार ये कानपुर की सीसामऊ विधानसभा है। जेल में बंद 4 बार के सपा विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी जाने के बाद इस सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। उपचुनाव का जो माहौल उत्तर प्रदेश का वो ऐतिहासिक है भाजपा के पक्ष में। इस सीट पर करीब 25 वर्ष से काबिज सपा ने वर्चस्व बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं ये सीट भाजपा के लिए नाक का सवाल बन गई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मात्र 7 दिन में इस विधानसभा क्षेत्र का 2 बार दौरा किया। यहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक जनसभा कर चुके हैं और शनिवार को हुए मुख्यमंत्री के रोड शो के जवाब में अब वो रोड शो कर रहे थे, लेकिन उनके न आने के बाद मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने यहां रोड शो किया। हालांकि 45% मुस्लिम वोटर, 30% SC OBC और 25% सामान्य वर्ग वाली इस सीट पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण साफ दिखाई दे रहा है। और तो और एक तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी सहानुभूति के लहर पर सवार हैं। प्रचार के दौरान उनकी आंखों की नमी वोटरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अब बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की। केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू बाहुल्य इलाकों में भी टीयर इफेक्ट महसूस हुआ है। भाजपा से तीसरी बार ताल ठोंक रहे सुरेश अवस्थी की छवि युवा और छात्र नेता की है, इसलिए युवा उनसे जुड़े हुए हैं। इरफान से नाराज वोटर इस बार सुरेश का साथ खुलकर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की छवि और कानून व्यवस्था उनके लिए ट्रम्प कार्ड है। आपको बता दें कि सीसामऊ सीट पर 1991 में कमल खिला था। उसके बाद सपा आई और उसका आज भी वर्चस्व कायम है। अब देखना यह होगा कि 20 नवंबर को हो रहे मतदान में जनता किसके सिर जीत का सेहरा बांधती है। नहीं, महाराज जी राम मंदिर पर वोट नहीं मांगे। महाराज जी बेटियों की सुरक्षा पर, यहाँ पे माफियाओं पर जो उनकी सरकार में, पिछली सरकारों में होता रहा, उसके लिए बचाने के लिए कि जगह रहो, तुम लोग गलती करते हो बाद में पछताते हो। अब पछताना नहीं। महाराज जी ने राम मंदिर तो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको पूरा हिंदू जाग गया है, लेकिन क्या है कि थोड़ा भूल गया, भटक गया था, वो सब अब एकजुट हो गए। मैनपुरी की विधानसभा करेल सीट बेहद ही संवेदनशील है और इस सीट पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न कराना प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। किसी भी दशा में मतदान केंद्र के पास 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक पार्टी का बस्ता नहीं लगेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कर्मी सौंपे गए दायित्वों से मुंह न मोड़े बल्कि निष्पक्ष रहकर मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराएं। कहा कि सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट के पास अतिरिक्त EVM सेट होंगे और वाहन में GPS लगा होगा, जिससे लगातार वाहन की मॉनिटरिंग होगी। इसलिए कोई भी सेक्टर या जोनल मजिस्ट्रेट अपने पास उपलब्ध EVM सेट को किसी भी दशा में अकेला ना छोड़ें। आप देख सकते हैं कि पोलिंग पर्सोनल्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो रही है सकुशल, और ये बाईपोल अभी तक और आगे भी शांतिपूर्ण और फ्री, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन हम लोग कराएंगे। SP ने कहा कि बिना किसी के दबाव में आए अपने दायित्व का निर्वहन करें। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा डालने वाला व्यक्ति चाहे जितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उससे सख्ती से निपटा जाए। बूथ के 200 मीटर के दायरे में कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व तैनात पुलिस कर्मियों का होगा। पुलिस के पर्याप्त और पूर्ण सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इसमें लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र में 5000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जिसमें
9 जोन बनाए गए हैं, 44 सेक्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा जो थानों से प्रत्येक थाना, जो 7 थाना प्रभावित है चुनाव क्षेत्र से, उसमें से हर थाने में 2-2 QRT, थाना की मोबाइल, अतिरिक्त मोबाइल और साथ ही क्लस्टर मोबाइलें लगाई गई हैं। और 190 जो 444 बूथ हैं और 351 पोलिंग सेंटर हैं, उनमें 190 पोलिंग सेंटर पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। और पूरे क्षेत्र में ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी कहीं पर भी कोई समस्या आने पर पोलिंग सेंटर पे 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई मोबाइल वहाँ पर पहुँच जाएगी और कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। प्रत्याशी का बस्ता मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के भीतर न लगे। वहीं सपा द्वारा चुनाव आयोग से शिकायत की गई है कि करेल सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव मतदान के दिन चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए चुनाव आयोग की ओर से इनकी वीडियोग्राफी कराई जाए। यहाँ आपको बता दें कि भाजपा से जो प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बहनोई लगते हैं, और सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के फूफा। देखा जाए तो सपा और भाजपा प्रत्याशी आपस में फूफा भतीजे का रिश्ता रखते हैं। हालांकि मतदान को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव की चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। लगभग 20,000 लोगों को इसमें पाबंदी कराई गई है। बहुत सारे लोगों पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है जो असामाजिक तत्व हैं, और लगभग 12,000 जो लाइसेंसी शस्त्र हैं उनको जमा कराया गया है। तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से हम लोग तैयारी किए हैं और कल पूरी तरह से निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करें। कानपुर की सड़कों पर लंबा हुजूम, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ और बीचों बीच पीडीए लिखी गाड़ी से प्रचार करती डिम्पल यादव। सीसामऊ सीट पर उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खुद मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव मैदान में उतरी और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में रोड शो किया। डिम्पल यादव के रोड शो में बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव का रोड शो दोपहर 1 बजे शुरू होना था, लेकिन डिम्पल यादव 2 घंटे की देरी से पहुंची। उनका सपा और कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। सोमवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव के यहां आने का कार्यक्रम था, लेकिन व्यस्तता होने की वजह से उनका आना कैंसिल हो गया और इसी के बाद डिम्पल यादव के रोड शो के कार्यक्रम को तय किया गया। डिम्पल यादव ने यहां पहुंचकर कहा कि सीसामऊ के मतदाता अत्याचार और तानाशाही के खिलाफ मतदान करेंगे। साथ ही नसीम सोलंकी के रिकॉर्ड वोटों से जीतने की बात भी कह दी। सांसद डिम्पल यादव ने अपने रोड शो की शुरुआत उस स्थान से की जहां पर सीएम योगी ने शनिवार को अपने रोड शो का समापन किया था। डिम्पल यादव संगीत टॉकीज के पास से अपने रोड शो की शुरुआत करती दिखी। 1 घंटे लंबे इस रोड शो में डिम्पल यादव ने मतदाताओं से नसीम सोलंकी के पक्ष में खुलकर समर्थन देने की अपील की। यहाँ आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें से एक सीसामऊ की सीट भी है जो कि फिलहाल हॉट सीट बनी हुई है। सपा का गढ़ रहे सीसामऊ में जहां बीजेपी सेंध लगाना चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एक दिन पहले ही इस सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने भी प्रचार किया था। अंजलि ने विकास जाटव को 2.5 लाख रुपए में पति की हत्या की सुपारी दे दी थी। पुलिस को अंजलि ने बताया कि रात 2 बजे के करीब राहुल और विकास उसके घर आए हुए थे। मनोज ने उस रात काफी शराब पी थी। अंजलि ने मनोज का मुंह कंबल से बंद कर दिया। उसके बाद विकास और राहुल ने मनोज की गर्दन काटकर अलग कर दी। कल
कलयुग किसे कहते हैं, इसकी कहानी आज हम आपको दिखाएंगे। सुनाएंगे जुर्म की एक ऐसी दास्तान जो आपके होश उड़ा कर रख देगी। मामला उत्तर प्रदेश के इटावा का है, जहां 15 नवंबर को एक हत्या का मामला सामने आता है। यहां एक शख्स मनोज कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। बदहवास पत्नी पुलिस को सूचना देती है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और जब जांच की जाती है तो एक ऐसा सच सामने आता है जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका कर रख दे और ये सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या वाकई आज के समय में रिश्तों के कोई मायने रह भी गए हैं या फिर नहीं। देखिए, उसराहार में परसों एक व्यक्ति मनोज जाटव की हत्या हो गई थी और उसमें जब एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई जब संपन्न हुई तो चोटों के आधार पर निरीक्षण परीक्षण हुआ और तमाम जब और तथ्यों के आधार पर हमारी जो एसओजी सर्विलांस की टीम पहुंची, साथ ही साथ वहां पर हमारी फॉरेंसिक टीम पहुंची, तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिसके आधार पर ऐसा शक हुआ कि घर के ही लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो इस पर कड़ाई से पूछताछ की गई तो महिला ने, जो उनका मनोज जाटव की मृतक की जो पत्नी है, उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ उनका एक कथित प्रेमी है राहुल, तथा उन्हीं के गांव का एक विकास नाम का व्यक्ति है जिसमें शामिल घटना बताया जाता है। दरअसल मृतक मनोज ने गांव के ही राहुल कुमार नाम के 23 साल के लड़के को गोद लिया था और बाद में इसी गोद लिए हुए बेटे ने अपनी ही गोद ली हुई मां से अवैध संबंध बना लिए। और जब इन्हीं नाजायज संबंधों में मृतक मनोज रोड़ा बनने लगा तो उसकी पत्नी और गोद लिए बेटे राहुल ने ही मिलकर 15 नवंबर की रात मनोज की जिंदगी उससे छीन ली। जैसा कि हमने आपको अवगत भी कराया और साथ ही साथ यह भी पूछताछ से सामने आया कि 4-5 महीने पहले इनको गोद लिया गया था, पति द्वारा ही लिया गया था, क्योंकि उनके संज्ञान में आ गया था कि इनका अपना रिश्ता चल रहा है, जिसके आधार पर जो है एक दूसरे को प्लान कर रहे थे, एक दूसरे को मारने का। तो इसको संज्ञान में राहुल के आ गया कि इससे पहले कि मुझे मारे, मैं अपनी पत्नी, उनकी पत्नी से, मृतक की पत्नी से मिल करके, और एक गांव के ही अपराधी व्यक्ति, जिसका आपराधिक इतिहास भी है, विकास नाम का व्यक्ति है, उससे मिल करके इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। हत्या के लिए बकायदा सुपारी गांव के ही विकास जाटव को दी गई थी, वो भी पूरे 2.5 लाख रुपए। खुद मृतक की पत्नी ने ही 27,000 रुपए एडवांस दिए थे। पुलिस ने मृतक की पत्नी और गोद दिए बेटे को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया है। इन्होंने जो खूंटी होती है, हंसिया की खूंटी, उसका इस्तेमाल किया गर्दन काटने में, और साथ ही साथ जो बल्ला होता है जिससे कपड़े वगैरह धुलते हैं, बैट होता है, उस बैट से मारने का भी इन्होंने गुनाह स्वीकार किया है। पत्नी ने जो है कंबल से और कपड़े से पकड़ने का भी जुर्म स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है तथा अपने पति की हत्या में पत्नी और उनके कथित प्रेमी को, राहुल को, आज 103 BNS के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए सोमवार शाम 5 बजे प्रचार थम गया। अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब 20 नवंबर बुधवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मतदान के दौरान मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग न की जाए। सपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि रिटर्निंग ऑफिसर, जिला मजिस्ट्रेट, जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किया जाए कि 20 नवंबर 2024 को कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की मतदाता पहचान पत्र की जांच नहीं करेगा। पत्र में आगे कहा गया है कि मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार मतदान अधिकारी के पास है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग किया और सपा समर्थकों, खासकर मुस्लिम महिला मतदाताओं को डराकर उनके बुर्के उतरवा दिए। इसके बाद मतदाताओं को मतदान केंद्रों से बिना मतदान किए लौटना पड़ा और इससे मतदान प्रभावित हुआ और मतदेय स्थलों पर मतदान प्रतिशत में गिरावट आई थी। विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए सोमवार शाम 5 बजे प्रचार थम गया। अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब 20 नवंबर बुधवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। उपचुनाव में करीब 34 लाख मतदाता 90 प्रत्याशियों के किस्मत का निर्णय करेंगे।
जो आज बिजली का इंतजाम जो बेहतर दिखाई दे रहा है, जो फीडर सेपरेशन का काम है वो समाजवादियों की सरकार के समय के फैसले हैं, जिसका परिणाम ये है कि किसान को और शहर में या शहरी आबादी में जो लोग रह रहे हैं उन्हें पर्याप्त बिजली समय से दे पा रहे हैं। मतगणना 23 नवंबर को होगी। उपचुनाव में खासतौर से सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। विभिन्न कारणों से रिक्त हुई विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव के लिए 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना भले ही 1 माह पहले जारी हुई थी, लेकिन इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी दल कई महीने पहले से ही सक्रिय हो गए थे। उपचुनाव में भाजपा और सपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। उपचुनाव वाली 9 सीटों के नतीजे से सरकार के बनने बिगड़ने पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन लोकसभा के आम चुनाव के बाद हो रहे उपचुनाव के नतीजों से निकलने वाले संदेश के बड़े सियासी मायने निकल कर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से एनडीए को बड़ा झटका लगने के बाद उपचुनाव की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभालते हुए मंत्रियों को अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी जुलाई से ही सौंप दी थी। भाजपा ने जहां खुद 8 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं, वहीं मीरापुर सीट पर एनडीए के सहयोगी रालोद को उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने जहां विकास और हिंदुत्व के एजेंडे पर भरोसा जताया है, वहीं सपा ने पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक गठजोड़ पर ही अपना जोर लगाया है। करेल विधानसभा में जो खरोश दिखाई पड़ रहा है, परंपरागत भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार विशेष रूप से यादव समाज का भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप हम प्रचंड बहुमत से करेल की सीट जीतने जा रहे हैं। हेलो यादव सांसद हमारे विधायक बनने जा रहे हैं और निश्चित रूप से यह कमल खिलने जा रहा है। साहित्य, संगीत और कला को समर्पित सिकुआबाद की शब्दम संस्था ने अपना 20वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में हिंदी की प्रख्यात कथाकार ममता कालिया और प्रख्यात कवित्री अनामिका को हिंदी साहित्य सेवी सम्मान प्रदान किया गया। शब्दम संस्था की अध्यक्ष किरण बजाज ने मुंबई से भेजे अपने वीडियो संदेश में शब्दम से जुड़े सभी लोगों का आभार प्रकट किया और कहा कि इतिहास साक्षी है कि राजनीति के उद्देश्य भले ही दूरगामी न हों, लेकिन कला, संगीत और साहित्य की संस्कृतियाँ युगों युगों तक प्रभाव डालती हैं और डालती रहेंगी। ये शब्दम का 20वां स्थापना दिवस है। याद है मुझे वो पल जब डॉक्टर सुबोध दुबे जी ने मुझे बहन बजाज के साथ जोड़ा था 2004 में। शब्दम ने इस शुकाबाद को ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ प्रोग्राम अपने आप में ऐसे बना दिए हैं कि छात्रों तक, शिक्षकों तक और एक आम लोगों तक जो शब्दम की मूल चीज़ है, साहित्य, संगीत और कला, इसको पहुंचाने का बहुत बड़ा कार्य किया है। उन लोगों को लाके हम लोगों के सामने, जिनके लिए संभवतः हम लोग बरसों प्रयास करते उन्हें नहीं पा पाते, आज का ही आप देखिए श्रीमती ममता कालिया जी और डॉक्टर अनामिका जी, जिनको आप बरसों बरस सुन सकते हैं। तो ऐसी विभूतियाँ, वो चाहे नृत्यांगनाएँ हो, संगीत के धरोहर हो, शिक्षक सम्मान हो, बच्चों के बीच जाना हो, जन जागरण हो और तमाम हर भाषा के लोगों का हिंदी के प्रति प्यार, ये बहन किरण बजाज जी का एक अनूठा प्रयोग शब्दम मुझे लगता है अनंत काल तक हिंदी की ऐसी वटवृक्ष बन जाएगी कि जिसके नीचे तमाम लोग आश्रय लेते रहेंगे। प्रख्यात कथाकार ममता कालिया ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में हिंदी भाषा को बचाने की ज़रूरत है। मानवीय संवेदनाओं को आज हम इमोजी के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। ये भाषा के लिए बड़ी चुनौती है। जीवन में जब संकट आता है तो हमें साहित्य ही बल देता है। ये एक चिंता का विषय है कि जहाँ भाषा होनी चाहिए वहाँ हम लोग चिन्ह भाषा से काम चला रहे हैं। हर चीज़ का एक आइकन है। आप दुखी हैं,
आपने आंसू वाला चित्र लगा दिया। आप खुश हैं, आपने दांत में पोड़ने वाला चित्र लगा दिया। आप दुखी हैं किसी बात से, आपने एक हाथ जोड़ने वाला चित्र लगा दिया। तो ये क्या हो रहा है? भाषा की अवमानना हो रही है ये। और एक संस्था, एक साहित्यिक सामाजिक संस्था जो शब्द के लिए काम कर रही है, यानी इसका शब्द का नाम ही, इस संस्था का नामकरण ही शब्द की महत्ता और शक्ति के लिए रखा गया है। प्रख्यात कवित्री और कथाकार अनामिका ने कहा कि आजकल हिंदी की विभिन्न विधाओं में आवाजाही हो रही है। समाज से चिट्ठियां गायब हैं, लेकिन कहानी में चिट्ठियां मौजूद हैं। साहित्य सबको जीवित रखता है। कहानी में कविता आ रही है और कविता में कहानी। जिंदगी एक रफ ड्राफ्ट है और साहित्य इसी रफ ड्राफ्ट से मुकम्मल रचना देता है। लोग कहते हैं स्त्रियों की दशा सुधरी। दशा तो स्त्रियों की सुधरी, लेकिन सुधार आंदोलन जो थे वो पुरुषों के चरित्र में निखार चाहते थे। स्त्रियां चाहती हैं प्यार करना, लेकिन हिंसक पुरुष से प्यार करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए वो धीरे धीरे जैसे ठठेरा अपने बर्तन को ठोक ठोक के उसके छेद बंद करता है, उसी तरह हिंसा जो ये समाज सिखा देता है पुरुषों को, हावी होना, उसको धीरे धीरे समझा के, कांता सम्मित उपदेश दे के प्रेम से स्त्रियां समझा रही। स्त्री आंदोलन एक लौता आंदोलन है जिसने एक बूंद खून नहीं बहाया, एक बूंद। वो लगातार धीरज से समझा के, और जिसको हमारी तरफ कहते हैं निहोरे करके, आपको प्रेम के लायक बना रहे हैं। तो ये पुरुष आंदोलन तो पुरुषों के लिए ही है ये सब कुछ, कि वो उनकी हिंसक वृत्तियां जो पितृसत्ता ने या समाज सामंती व्यवस्था ने बना दी है, वो उसको धीरे धीरे ठीक किया जा सके। प्यार करने लायक पुरुष चाहती है, क्यों नहीं चाहेगी? वो कोई अलग सेपरेट अपना कुछ सेपरेटिस्ट अप्रोच या गेटो नहीं बनाना चाहती। वो एक ऐसा समाज बनाना चाहती है जब सबको बराबर के हक हों और प्यार से बात करें, लोग प्यार से पेश आएं। साहित्य संगीत कला को समर्पित शब्दम की स्थापना 17 नवंबर 2004 में हुई। मैं उन प्रारंभिक सदस्यों में था जो इससे जुड़ा, और जब शब्दम अपना दूसरा स्थापना दिवस 2006 में मना रहा था, संयोग से उस दिन भी हिंदी कहानी और 21वीं सदी पर चर्चा हुई, और अखिलेश और प्रोफेसर हरिमोहन, जितेंद्र भाटिया जी और ममता कालिया जी अपने पति के साथ, रविंद्र कालिया जी के साथ पधारी थी। और आज 2024 में जब शब्दम अपना 20वां स्थापना दिवस मना रहा है, आज भी संयोग ऐसा है कि हिंदी कहानी पे कि बदलती हुई विषय वस्तु पर ही चर्चा हो रही है। ममता जी पधारी हुई हैं, रविंद्र जी अब आज हमारे बीच में नहीं हैं, हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं। करेल विधानसभा क्षेत्र के चुनावी रण में यादव मतदाताओं का समर्थन पाने को घमासान मचा हुआ है। इस बार भाजपा ने सैफई परिवार के रिश्तेदार यानी कि सैफई परिवार के दामाद अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाकर सेंधमारी का दाव चला है। अनुजेश की पत्नी संध्या यादव सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन है और वह अपनी सास पूर्व विधायक उर्मिला यादव के साथ गांव-गांव जाकर वोटों के लिए पसीना बहा रही हैं। सास बहू की ये जोड़ी ने यादव मतदाताओं के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाह रहे हैं और आप सबको यह महसूस कराना चाह रहे हैं कि आप अनुजेश नहीं, सभी प्रत्याशी हैं। आप अपने को खुद प्रत्याशी समझकर और मेरी प्रार्थना मानकर 20 नवंबर को 1 से 10 करेल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाए
और वो विजय इतनी लंबी कराएं कि आपका नेतृत्व जो सामने बैठा है मंच पे वो भी गौरवान्वित हो और आप भी गौरवान्वित। इस सास बहू की जोड़ी से सैफई परिवार में बेचैनी बढ़ गई है। भाजपा का सबसे ज्यादा जोर घिरोर और बरनाहल क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी का उदय ही केवल कांग्रेस के विरोध के लिए हुआ, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हुआ, कांग्रेस को गालियां देने के बाद हुआ। उसी कांग्रेस की गोदी में जाकर के उन्हें नहीं पता था कि उन्हें बड़ा उनकी आत्मा को कष्ट होगा आदरणीय नेताजी की, तो उनका बेटा उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गया है। आज उन्हीं की नीतियों के खिलाफ काम कर रहा है। आदरणीय नेताजी की आत्मा ऊपर रोती होगी कि जिस अनुजय जी के पैर पूज करके अपनी भतीजी को आदरणीय अनुजय जी को समर्पित करने का सौंपने का काम किया था, ऐसे अपने नातेदार रिश्तेदारों के साथ संबंध भूल के हमारे समाज में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है मान पक्ष में। हमारा बहनोई हो, फूफा हो, दामाद हो, सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं, कुछ भी त्याग करने का काम करते हैं। लेकिन आज नेताजी की आत्मा ऊपर रोती होगी और रोती होगी जब वो देखते होंगे कि उनके द्वारा जिस बेटी के हाथ पीले किए गए, जिस बेटी को हाथ पीले करके अनुजय जी को सौंपा गया, उसी बेटी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के उनके बेटे, उनके नेता, उनके परिवार के जन आज उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र करके राजनीतिक अस्तित्व खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे में सपा ने भी अपनी ताकत इन्हीं क्षेत्रों में झोंक दी है। सैफई परिवार के सदस्य इन्हीं इलाकों में लगातार प्रचार करते हुए देखे जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी के नेताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का, करेल की सारी जनता का, जो पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इस पूरे क्षेत्र में घर घर जाकर वोटों की अपील की और जो रूठे हुए लोग थे उनको मनाने का काम भी आप लोगों ने किया। पूरे देश की मीडिया, दिल्ली और लखनऊ के पत्रकार साथी हमारे इस पूरे क्षेत्र में चुनाव की कवरेज कर रहे हैं और बड़ा दबाव उनके ऊपर है कि किसी तरीके से ऐसी स्टोरी मिल जाए कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी मुश्किल में है। और कई गांव में जाकर हमारे पत्रकार साथियों ने देखा और कहीं उन्हें ऐसा माहौल नहीं मिला जिससे वो एंटी समाजवादी पार्टी स्टोरी चला सके। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी घिरोर क्षेत्र में ही अपनी जनसभा की। सपा का गढ़ कही जाने वाली करेल विधानसभा सीट पर यादव मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ 1.25 लाख के करीब यादव मतदाता हैं। इस सीट पर 1985 के बाद से लगातार यादव चेहरों पर जीत मिलती आई है। 2022 में सपा मुखिया अखिलेश यादव इस सीट से विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद चुने गए और उन्होंने करेल सीट से इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ उपचुनाव के लिए सपा ने अखिलेश यादव के भतीजे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। कि हमारी चुनौती भाजपा के साथ में है और सामने कौन से फर्क नहीं पड़ता और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस चुनाव के लिए तैयार है। कार्यकर्ता हमारे बहुत समय से चुनाव प्रचार में थे और यहाँ की जनता जो है समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। दूसरी तरफ भाजपा ने इस बार रणनीति बदलते हुए यादव चेहरे के रूप में अनुजय यादव को प्रत्याशी बनाया है। क्षेत्र में भरपूर समर्थन मिल रहा है, आप देख ही रहे होंगे, सब जगह अपार जनसभा में सब लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। यादव चेहरा होने के साथ वह सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई भी हैं। उनकी मां उर्मिला यादव 2 बार घिरोर विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं। यह सीट 2007 के बाद परसीमन में समाप्त हो गई थी और इसका ज़्यादातर हिस्सा वर्तमान में करेल विधानसभा क्षेत्र में शामिल हो गया। भाजपा इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर यादव मतों से सेंधमारी की कोशिश में जुटी है। प्रत्याशी अनुजय यादव और भाजपा नेता तो
वोट की मांग कर ही रहे हैं। सैफई परिवार की बेटी संध्या यादव और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की समधन उर्मिला यादव भी चुनाव प्रचार मैदान में डटी हुई हैं। से कैसे भीड़ जुटाते आए, हम भी उनके साथ रहे। अंदर की मानसिकता हमें मालूम है, बाहर की भीड़ है। अरे हम कहे क्या, आपसे ज्यादा थोड़ी पता किसी को, समझने का मामला है। सास बहू के ज्यादातर कार्यक्रम गिरोर और बरनाल क्षेत्र के यादव बाहुल्य गांव में हो रहे हैं। भाजपा इस बार सपा के गढ़ को ढाने में जुटी है। हमारी पूरी तैयारी है, योगी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ हम 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। वही जो करैल विधानसभा की बात की जाए, यहाँ समाजवादी पार्टी का काफ़ी अरसे से गढ़ कहा जाता है, क्या इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमल करा पाएगी? निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मैं भी गया हूँ, आया हूँ, जिस प्रकार का रेस्पॉन्स हम लोग को मिल रहा है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ इस बार इतिहास बनता है। भाजपा की इस रणनीति की काट के लिए सपा ने भी ताकत पूरी तरह से झोंक दी है। दीपावली के बाद सपा सांसद डिम्पल यादव और धर्मेंद्र यादव ने 5 दिन लगातार इन्हीं क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं भी की थी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी 3 जनसभाएं कर चुके हैं। 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले सैफई परिवार फिर ताकत झोंकने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत शुक्रवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा के साथ हुई। ये जो आज बहुमत की सरकार दिल्ली में नहीं है, ये समाजवादियों की देन है। अगर सबसे ज्यादा मुकाबला किसी ने किया है और सबसे ज्यादा सीटें कोई अगर जीता है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर के इंडिया गठबंधन ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। न केवल सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, बल्कि ऐसी भी सीटें जीती हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नींद नहीं आ रही है। ये चुनाव टालने वाले लोग हैं। ये चुनाव पहले 13 तारीख को हो रहा था और अब चुनाव 20 तारीख को हो रहा है। ये जानते थे कि 13 तारीख को अगर चुनाव हो गया तो जो लोग दूर दूर से छुट्टी लेकर के आए हैं, त्योहार के समय पर जो दूर काम कर रहे थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिला, नौकरी के लिए चले गए थे, किसी काम के लिए चले गए थे, वो त्योहार में सब लौट आए थे और उन्होंने अपनी छुट्टी बढ़ा ली थी। उन्होंने मन बना लिया था कि बीजेपी को हरा देंगे और ये भनक बीजेपी को पड़ गई, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाल दिया। ये टालने वाले इस बार हारने जा रहे हैं। टालेंगे तो हारेंगे भी चुनाव, इसलिए इस चुनाव में मदद करना आप लोग।